हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। 6 बजे हम लोगों ने एनसीईआरटी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। क्लास 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एक कंपाइल मैराथन वीडियोस आनी चाहिए या नहीं। ये ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको प्लान कर सकें, क्योंकि वो क्लासेस लंबी होंगी, 3 से 4 घंटे से ज़्यादा ही होगा। ठीक है। और अभी हमारा नवरात्रि स्पेशल सीरीज का आज ये तीसरा दिन है। सभी को क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो लास्ट दिसंबर वाला है वही सब कुछ है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। और आपके पास नोट्स होगा तो आप क्लास 8 का जो है लास्ट वाला चैप्टर है वो उठाकर देखिएगा, जिसमें हमने पढ़ा है सारी चीज़ों के बारे में, आंदोलन वगैरह के बारे में, वहाँ से सारे एकदम छपा हुआ है। ठीक है। तो जिनके पास भी नोट्स है 4 से 5 बार नोट्स को पढ़ लो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। एंड नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन पूछा था दिसंबर में अभी वाले में कि गांधी जी ने भारतीय जनता से रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध का दिन मनाने के लिए किस तिथि को कहा था। मतलब गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट। अब देखो, ये रॉलेट एक्ट है क्या, ये पहले थोड़ा सा समझ लो, तभी आप सारी चीजें अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसका विरोध के लिए हम लोगों ने अहिंसक दिवस मनाया है। अब क्यों इसका विरोध हुआ है, आखिर में ये रॉलेट एक्ट है क्या। तो देखो, इसका उद्देश्य क्या था ना, कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करके किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल जेल में रखने की अनुमति देना था। मतलब ना अपील ना दलील, इस तरीके का कानून था। ठीक है। बिना मुकदमा चलाए कुछ भी नहीं करना है, बस इनको जेल में बंद कर देना है। ठीक है। इस तरीके का ये कानूनी प्रक्रिया इन्होंने बनाया था। किसने? ब्रिटिश ने। इसका विरोध, अब एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को भले से वो गलती किया है नहीं किया, प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है, मतलब बिना मुकदमा चलाए आप किसी को जेल में कैसे बंद रख सकते हो। ये तो एक तरीके का सिविल लिबर्टीज का जो है वॉयलेशन हुआ ना। और इसीलिए इसका पूरे भारत में विरोध हुआ, क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता वायलेट कर रहा था सिविल लिबर्टीज को। ठीक है। तो गांधी जी ने फिर ये डिसाइड किया कि इसके विरोध में कि हम 6 अप्रैल 1919 को अहिंसात्मक विरोध का दिन घोषित किया इन्होंने, क्या मनाएंगे। और आपको पता होगा कि इसी के जस्ट बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है। तो वो सारा तो हम नोट्स में पढ़ेंगे ही जब हमारी क्लासेस होंगी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, इसको काला कानून क्यों कहते हैं, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसात्मक विरोध दिवस क्यों मनाया गया था। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए बस जेल में बंद कर दो, बिना ट्रायल। ठीक है। तो इस तरीके का ये रॉलेट एक्ट था। और इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, आप सोचो, मतलब ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसात्मक विरोध का दिन मनाने के लिए गांधी जी ने ये तिथि कहा था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। तो छोटी छोटी क्लासेस में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग तो लाइक ही नहीं करते हो, एटलीस्ट 300-400 ही कर दिया करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। और ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कृषि मजदूरों के बारे में। जो बड़े जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको विल्लाल कहते हैं, गृहपति हो गया, ठीक है, भूमिहीन मजदूर हो गया, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये पूछा था सीटेड दिसंबर में कि सेलेक्ट द रीजन बिहाइंड द लो वेजेस पेड फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। और इसको पढ़ने के बाद से ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, एक चीज एकदम कंफर्म है कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी 6, 7, 8 से पूछा गया है। ठीक है। तो जो लोग भी ये पूछते रहते हैं ना कि कहाँ से पढ़ें, क्या यहाँ से आएगा, क्लैरिटी चाहते रहते हैं, इवन मेरे पास नोट्स लेने के बाद ये मैसेज आता है कि इस नोट से कितना आएगा। 40 के 40 क्वेश्चन आते हैं, बस आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। ठीक है। ये देखिए इतना आसान सा है। कृषि मजदूरों को कम वेतन देने का कारण, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में इनको कम सैलरीज क्यों मिलती थी। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ये लाइन मेंशन है कि कृषि मजदूरों के पास अपनी जमीन नहीं होती। देखो मजदूर, मैंने कल ही आपको बताया था ना कि नाम के पीछे क्या लिखा है, मजदूर, मतलब ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। और ये मैं आपको कल ट्रिक से भी समझा रही थी कि इसलिए वे लोग लगातार रोजगार पाने के लिए जमीन मालिक पर डिपेंड रहते थे कि भाई कहीं काम करेंगे, पैसा आएगा तभी तो घर चलेगा। और यही जो डिपेंडेंसी होती थी ना, वो उनको कमजोर स्थिति में रखती थी और उनका सैलरी कम होता था। तो इनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी। तो ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है, फिर भी लोग इसको गलत कर देते हैं कि आखिर में क्या कारण है कृषि मजदूर को कम वेतन देने का। तो दे आर सेटिस्फाइड विद द वेजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, वे बाजार में मौजूद वेतन से सेटिस्फाइड थे? बिल्कुल भी नहीं। दे आर नॉट स्किल्ड, वे कुशल नहीं, बहुत
स्किल्ड थे, बस ये था कि कुछ जो फिनेंशियली प्रॉब्लम है, ज़मीनें वगैरह नहीं है, तो इसके लिए इनको दूसरे की ज़मीन पे काम करना पड़ता था। दे डिपेंड ऑन लैंड ओनर्स फॉर अ रेगुलर वर्क, वे नियमित काम के लिए ज़मीन मालिक पर डिपेंड होते थे। जी हाँ, अब नाम के पीछे ही मजदूर लिखा है, तो अपनी खुद की ज़मीनें होती तो ये खुद की ज़मीन के मालिक होते, इनके पास नहीं है, इसलिए इनको दूसरों की ज़मीनों पर काम करना पड़ता था। ठीक है, और आप दूसरों की ज़मीनों पे काम करोगे तो सैलरी तो कम ही रहेगी। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, अधिकांश के पास अपनी ज़मीन नहीं है, ये गलत है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कम सैलरी देने का, अब वो है कि वे नियमित काम के लिए ज़मीन मालिक पर डिपेंड होते थे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सीटेड दिसंबर में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपका पॉलिटी का है और बहुत ही फेमस टॉपिक है। जुडिशरी, न्यायपालिका, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्प्लाइज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो न्यायपालिका है ना, हमारी जुडिशरी, वो किस तरीके से काम करती है। क्या वो जो लेजिस्लेचर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो उनके प्रेशर पे काम करती है, मतलब जो हमारी विधायिका और कार्यपालिका है, क्या कानून बनाने का काम न्यायपालिका का है? बिल्कुल भी नहीं, संसद में कानून बनता है और ये दिशा भी नहीं देते हैं कानून बनाने का। ठीक है, तो देखिए जुडिशरी सबसे पहले आपको समझना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट कोर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि जो न्यायालय है ना हमारा, जो हमारा कोर्ट है, वो विधायिका और कार्यपालिका के कंट्रोल से मुक्त है। कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये अपने मर्जी से सारी चीजें करते हैं। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं करते हैं। न्यायाधीश, जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, बिना डर के, बिना पक्षपात के, बिना दबाव के डिसीजन दे सकते हैं, और इससे कानून का जो शासन है और जो मौलिक अधिकार है ना, उसकी रक्षा सुनिश्चित होती है। तो याद रखिएगा, जो जजेस हैं कैन गिव जजमेंट विदाउट फियर, फेवर और प्रेशर। दिस इंश्योर रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इतना आप समझ चुके हो कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, वो स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है, ना ही विधायिका का, ना ही कार्यपालिका का, इसके कंट्रोल से मुक्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, और जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, वो अब इसको अच्छे से कर सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, किसी के दबाव में वो डिसीजंस नहीं देते हैं। पहला, द जुडिशरी कैन वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ लेजिस्लेचर इफ रिक्वायर्ड, मतलब बोल रहा है कि जरूरत पड़ने पर हमारी न्यायपालिका विधायिका के दबाव में कार्य कर सकती है। बिल्कुल भी नहीं, कंट्रोल से मुक्त है ये। ठीक है, कंट्रोल में नहीं है। द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कांट इंटरवीन इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी जुडिशरी क्या है, स्वतंत्र है। द जुडिशरी कैन डायरेक्ट द लेजिस्लेचर ऑफ फ्रेम एप्रोप्रिएट लॉज, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून बनाने के लिए निर्देश दे सकती है। बिल्कुल भी नहीं, कानून बनाने का काम संसद में होता है, इससे जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत है। द जुडिशरी कैन डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉज प्रॉपरली, न्यायपालिका कार्यपालिकों को कानूनों को सही ढंग से लागू करने के लिए निर्देश दे सकती है, ये भी गलत है। इसमें बेसिकली पूछा क्या है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका क्या मतलब है। तो स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका है ना, वो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप, इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने आज 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको क्लासेस कैसी लगी हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और मैराथन के लिए जरूर बताइएगा। ये छोटी छोटी क्लासेस आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है इससे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जाने से पहले लाइक वाला बटन प्लीज़ दबा देना।